फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाइफ विनीता में। एक ऐसी जगह जहाँ सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन और आपके में भी ये टॉपिक आता है, ये सब्जेक्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए भी स्पेशल है। हम करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2000 सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम। ये पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ एमपी वर्ग 3 के लिए नहीं है, ये सारे के सारे उस एग्जाम्स के लिए जिसमें ये सब्जेक्ट आता है। आपको हम पीवाईक्यू के द्वारा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का यूनिट 11 का पार्ट 9। आई होप आपने पार्ट 8 तक क्वेश्चन देख लिए होंगे, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन के इक्वल है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा डीपली एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए, जिससे आपको वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। तो जुड़ जाइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में, जहां सवाल से परीक्षा के नहीं होंगे बल्कि आपकी नौकरी के होंगे, और हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के इरादे के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और साथ ही में बताइए अगर आपको कोई भी टॉपिक जो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी हम कॉन्सेप्ट वीडियो भी लेके आएंगे। आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स या फिर स्टडी ग्रुप्स में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़ सकें। ये जो टॉपिक का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि अपन बायोलॉजी का यूनिट 11 कर रहे हैं, जो कि एमपी वर्ग 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, सिलेबस किसी का भी हो, टॉपिक किसी का भी हो, अगर ये सब्जेक्ट आपके किसी और एग्जाम में आता है तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लेवल चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होती। अगर सब्जेक्ट ये है तो डाटा भी यही आएगा। लेवल लो हो सकता है, किसी का मॉडरेट हो सकता है, किसी का हाई। तो हम यहाँ पे कवर करने वाले लो टू हाई, मतलब लो लेवल भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, हाई भी रहेगा। इसका मतलब आपका एग्जाम कैसा भी आए, आपके सारे एग्जाम्स में ये अगर सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये है हमारे सारे चैप्टर्स जो कि हम इसमें यूनिट 11 में कवर कर रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा मानना है कि आप सारे चैप्टर्स को नोट डाउन करते, पूरा मत कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, लेकिन आप इतना नोट कीजिए जिससे आप इसको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना डाटा आपको क्लियर होगा। और जैसे ही हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ पीडीएफ्स भी दे दिया करूँ, खास करके पीवाईक्यू क्लासेस की तो ज़रूर ही दे दिया करूँ। ठीक है, तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मादक द्रव्यों का सेवन, ड्रग एब्यूज एंड इंटॉक्सिकेशन। चलिए, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मादक द्रव्यों का सेवन प्रमुख रूप से किस आयु वर्ग में अधिक पाया जाता है? तो आपको पता है कि किस एज के लोग सबसे ज़्यादा मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं? तो वृद्ध अवस्था में, किशोरावस्था में, बचपन में या फिर शिशुअवस्था में? तो आप जानते हो किशोरावस्था या फिर युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा सेवन होता है मादक द्रव्यों का। ये क्यों होता है? तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में किशोरावस्था के बारे में बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत किशोरावस्था से रिलेटेड इसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं। किशोर और युवा वर्ग अपने शरीर में हो रहे बदलाव, मानसिक दबाव, गलत संगति और जिज्ञासा के कारण मादक द्रव्यों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाती है। यही कारण है कि इस वर्ग में नशे की शुरुआत सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो इस समय पे संगति भी बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर आपको गलत संगति मिल जाती है, मानसिक दबाव होता है, या फिर कोई जिज्ञासा के कारण भी आप इन द्रव्यों का, इन मादक द्रव्यों का, ड्रग्स का आप यूज़ करने लगते हैं, नशे की आदत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ रहता है? तो टीन एज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नशे की लत के लिए सबसे बड़ा सामाजिक कारण क्या है? क्यों होता है? तो सबसे ज़्यादा सामाजिक कारण है गलत संगति, बैड कंपनी। यहाँ कंपनी किसी कंपनी से नहीं है, यहाँ व्यक्तियों से है। ठीक है, गलत संगति में अगर पड़ जाता है व्यक्ति तो वो
ये ड्रग्स वगैरह, ये नशे की लत वगैरह उसको पड़ जाती है। किशोर व युवा आमतौर पर अपने दोस्तों और समूहों की बातों से प्रभावित होकर नशे की ओर जाते हैं। तो किशोर हो या फिर युवा अवस्था हो, उन दोनों में दोस्त हो या फिर उनका जो ग्रुप है, उनकी जो बातों से जो प्रभावित होकर, मतलब उनकी जो बात है, उनकी सोच को देखकर नशे की ओर जाती है। यह गलत संगति धीरे धीरे आदत बन जाती है, और ये क्या होती है, धीरे धीरे आदत बन जाती है, जिससे वो भी नशा का अधीन हो जाता है। इसी कारण पीर प्रेशर को सबसे बड़ा कारक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? पीर प्रेशर। पीर प्रेशर मतलब जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसका कारण माना जाता है, गलत संगति को। कंपनी डिसाइड कंजप्शन। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके व्यवहार, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति भी वैसी होती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ रहते हो तो आप भी उसके जैसे इंटेलिजेंट बनना चाहोगे, लेकिन वहीं आप किसी डम बच्चे के साथ रहते हो जो कि ऊधमी है, तो आप भी उसकी तरह ही उस टाइप का बिहेव करने लगोगे। तो संगति का हमारे शरीर पर, हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। निम्न में से कौन सा नशीला पदार्थ मस्तिष्क को तुरंत उत्तेजित कर देता है? कौन सा ऐसा जो नशीला पदार्थ होता है जो कि मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा उत्तेजित करता है? तो वो होती है कोकीन। जो कोकीन ड्रग्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा उत्तेजित कर देते हैं। कोकीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो मस्तिष्क में डोपामिन के स्तर को बढ़ाकर तत्काल ऊर्जा और उत्साह पैदा करता है। ये क्या करता है? डोपामिन के स्तर को बढ़ाता है और तत्काल ऊर्जा और उत्साह क्या करता है? पैदा करता है। किसमें? मस्तिष्क में। यह अत्यंत लत लगने वाला ड्रग है, अत्यधिक खतरनाक भी हो, और ये सबसे ज़्यादा जल्दी लत लग जाती है इसकी, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। क्रेज स्पीड टू ब्रेन कोकेन, ये इसकी ट्रिक्स भी दी है। वैसे मेरा मानना तो ये, सुपारी भी नहीं खानी चाहिए व्यक्तियों को। नशा तो कैसा भी मत करो, सुपारी का भी मत करो। मादक द्रव्यों के दुष्परिणाम से क्या नहीं होता है? तो मादक जो द्रव्य है उनके दुष्परिणाम, गलत परिणाम से क्या नहीं होता है? तो स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अब जी बताओ कि अगर आप मादक ड्रग्स लोगे तो क्या आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी? नहीं, ये तो गलत है, और वो नहीं पूछ रहा है तो यही वाला सही हो जाएगा। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आएगा, सामाजिक पतन होगा, क्योंकि समाज आपसे फिर दूर होने लगेगा, मानसिक विकार भी उत्पन्न होंगे। तो इसका सही आंसर है स्मरण शक्ति में वृद्धि। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यही गलतियां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। वो ये नहीं वर्ड को भूल जाते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं सही से अच्छे से पढ़ पाते, और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नशा स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर को कमज़ोर करता है। नशा क्या करता है? जो मेमोरी पावर है उसको कम करता है, और डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन और लॉजिक को भी प्रभावित करता है। कौन? नशा। नशा करने वाले लोग चिड़चिड़ापन रहता है उनमें, अवसाद, डिप्रेशन रहता है, सामाजिक अलगाव हो जाता है। अलगाव मतलब समाज से दूर होने लगते हैं। ये इनके लिए सामान्य ऐसी स्थिति है। ड्रग्स किल्स मेमोरी, नॉट मेक इट। मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ी सी मैं ट्रिक से, स्टेप से याद करती हूँ, जिससे मुझे वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। नशा मुक्ति दिवस तो एंटी ड्रग डे कब बनाया जाता है? तो एंटी ड्रग डे आपका 26 जून को बनाया जाता है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट्रो ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिन है जो नशा और नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता लाने हेतु मनाया गया। तस्करी मतलब जो अवैध रूप से नशीले पदार्थों को भेजा जाता है, उनको इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसी को अपन तस्करी बोलते हैं। तो 26 जून को से नो टू मिक्स ड्रग्स। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, और मैं आपको ज़्यादा नहीं करा रही, 5 से 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको डाटा दे रही हूँ। आपके इससे क्या है, उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं, क्योंकि टाइम उतना है, जितना हम कर सके कवर उतना ही कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम अपन और अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्योंकि पहले अपन को टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 31 अगस्त को है। MP वर्ग 3 का एग्ज़ाम मेरा नहीं है, मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम 31 अगस्त को है। अब इसको ध्यान में रखते हुए अपन इस क्लासेस को ले रहे हैं कि जिससे आपका डाटा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए।
अगर फिर अपने पास समय बचता है तो आपको मैं और भी आगे की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ एग्ज़ाम में ला पाओ। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंट और पता है आपको जो वर्ग 3 का जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो पहले ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यही कॉमन सिलेबस रहता है उसमें। देखिए एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पटवारी का एग्ज़ाम दें तो साइंस आती है, साइंस इसमें भी है। एसएसटी में वही जीके के सारे पोर्शन है, तो जीके तो सभी में आती है ना, मैथ्स हिंदी इंग्लिश ये भी सब में आती है, तो कॉमन ये सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। तो आप सिलेबस का कुछ नहीं कह सकते, किसी में भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है, तो आप अपनी सब्जेक्ट पर मजबूत बनाइए। आपका जो एग्ज़ाम हो जाए आप सारी सब्जेक्ट्स को भी क्लियर कीजिए। अगर आप कहते तो मैं भी कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डे कह रही, पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाली है। थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, क्योंकि ये है तो आपका वर्ग 3 का ही ना, तो उसमें उससे रिलेटेड भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएंगे ही, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डीपली डाटा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन फैक्ट्स, जितना अपन उसका कवर कर पाए उतना अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंट एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा पास करना, रोजगार पाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और विज्ञान बढ़ाना। अब देखिए अगर एक स्टूडेंट की बात ही देखा जाए तो यहाँ पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना ही है, लेकिन ये कोई आपका लॉजिकली आंसर नहीं है। अगर एग्जामिनर की व्यू से देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, आप संरक्षण के प्रति जागरूकता चाहना चाहते हो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, इस वजह से अपन को पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि छात्रों में पर्यावरण की समस्या को समझने, समाधान ढूंढने और उनके प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। मेन रीज़न तो यही होता है, लेकिन आजकल क्या होता है सिर्फ एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए व्यक्ति पढ़ रहा है। तो पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत हो। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक रूप से किस वर्ष में भारत में लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 1986 में। मैं कह रही हूँ आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। अच्छा ये बताइए अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो कब आई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना आप डाटा बता सकते हो उतना भी उसमें शेयर करना, ठीक है। तो मुझे भी पता चलेगा जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें कितनी नॉलेज है। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में पहली बार पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर औपचारिक रूप से जोड़ा गया था। बाद में यह विषय सभी कक्षाओं में अनिवार्य बनाया गया। आपको पता होगा क्लास 1 to 5 में EVS एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सबसे पहले EVS कराया जाता है जिससे बच्चों को पर्यावरण के बारे में पता चले। उसके लिए बच्चे क्या कहते हैं उसको अट्रैक्ट रहे कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, कैसे उसको केयर करनी है, क्यों हमारे लिए पर्यावरण जरूरी है, सब कुछ आपको बताया जाता है उस एज में। 1986 शिक्षा और शुद्ध वातावरण। 158 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत छांट के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम को बस फोड़ेगा ही। तो संस्कृत, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इन क्लासेस से मिलने वाले हैं, देख लेना। नया चैनल है लेकिन जब आप इसका डाटा पढ़ने के बाद में जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तब आप खुद देखोगे सारे क्वेश्चन वही है। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत से। पर्यावरण शब्द संस्कृत के परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा, आवरण से मिलकर बना है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर का घेरा, यानी जो भी हमारे आसपास है, हवा, जल, मिट्टी, जीव, वनस्पति, ये सब क्या है? पर्यावरण है। परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। देखो ये क्वेश्चन में ये सबसे ज़्यादा, ये तो सबको पता है लेकिन ये नहीं पता होता हर किसी को कि जो पर्यावरण शब्द आया कहाँ से है, किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से।
ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनसे हर कोई नहीं पता होता है इनके बारे में हर किसी को। पर्यावरण शिक्षा में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी माना जाता है? तो रट कर याद करना। इसको तो कोई भी ना एक्सेप्ट नहीं करता कि रट कर याद करने से कुछ नहीं होगा। समझो, मेरा खुद का कोटेशन है, लिखो, पढ़ो और समझो, और बार बार उसको रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब रटना नहीं होता है, रिवाइज का मतलब होता है वर्ग को पर्यावरण शिक्षा में क्या माना गया है? सबसे प्रभावी माना जाता है। प्रोजेक्ट वर्क से बच्चों में व्यवहारिक जानकारी आती है। क्या आती है? बच्चों में व्यवहारिक जानकारी आती है, और वे आसपास के पर्यावरण को प्रत्यक्ष देखकर, सर्वे करके या किसी समस्या पर कार्य करके सीखती है, जिससे उन्हें स्थायी ज्ञान मिलता है। अब देखिए, जब वो उनको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड, कि आपको ये प्रोजेक्ट वर्क, आपने भी शायद चाइल्डहुड में बनाए होंगे काफ़ी सारे, मैंने तो बनाए हैं, स्टूडेंट के भी बनाए जब मैं टीचिंग करती थी। तो पर्यावरण को प्रत्यक्ष देखकर, सर्वे करके या किसी समस्या पर कार्य करके सीखते हैं, जिससे उन्हें क्या करते हैं? स्थायी। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का काफ़ी सारे बच्चों को करवाया जाता है, इसका प्रोजेक्ट इसीलिए करवाया जाता है जिससे आपको पता चले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आपको जंगल के बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट सिर्फ आपके ड्राइंग्स या फिर आर्ट से रिलेटेड नहीं हो, प्रोजेक्ट में आपके ना थॉट्स को भी, स्पीच को भी उसमें माना जाता है, वो भी एक प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क कोई हार्ड वर्क नहीं है। प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली लर्निंग इन पर्यावरण, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग की जाती है पर्यावरण के बारे में। अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? इस टाइप से हर बार यही सवाल आते हैं, पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक को कोई भी सरकारी पाठशाला बाई विनीता मैम पर मिलेगा, उसका फुल समाधान। एक सवाल एक टॉपिक, लेकिन कितनी बार आपकी नौकरी उससे छिन जाती, कभी सोचा है? अब नहीं। अब हर सवाल होगा सीधा वार सरकारी पाठशाला विनीता मैम के साथ, जहाँ पर टॉपिक को समझेंगे गहराई से और हर सवाल को तोड़ेंगे रणनीति से, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, संकल्प है, और इसे जल्द ही पूरा भी करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 160 से। निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक अंग नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, अंग नहीं है। तो देखो, जैव विविधता की जानकारी, जैव विविधता की जानकारी तो आपको मिलती है पर्यावरण से, कचरा प्रबंधन भी मिलता है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पता चलता है। क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता चलता है? तो बिल्कुल नहीं, ये तो मैथ्स के थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, राइट एंगल वाली, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इंग्लिश मीडियम में बोलूँगी, अब मुझे हिंदी तो याद नहीं आ रहा है इनका, तो पढ़ी होगी आपने पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबने पढ़ी होगी, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ी होगी, मैथ्स की सबसे फेवरेट है। चलिए तो आगे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय गणित का विषय, इसका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, जबकि बाकी तीनों जैव विविधता, कचरा प्रबंधन और ग्रीन हाउस जैसे गैसें पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। मैथ्स का नेचर से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे जो पाइथागोरस है वो क्या है? मैथ्स की थ्योरम है, छोड़िए उसके नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, असंतुलन के बारे में। आपको जितना मैं हो सकता है उतना टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में लाकर। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? तो मानव गतिविधियाँ। अब असंतुलन क्यों हो रहा है? मानव गतिविधियों की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि वो पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे पर्यावरण में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो पर्यावरण को असंतुलन बनाती हैं। जैव विविधता नहीं, वर्षा नहीं, पेड़ों का उगना नहीं, ये तो अच्छा है। पर्यावरण असंतुलन तब होता है जब प्राकृतिक संतुलन को बाहरी कारणों से क्षति पहुंचती है। प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? जैसे वर्षा होना,
पेड़ आपने लगा दिए तो वो भी और इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये अच्छा है। जैविक पदार्थ वगैरह मिल रहे हैं प्रकृति में, तो ये भी अच्छा है, ये प्राकृतिक संतुलन हो रहे हैं। लेकिन आप जब ना मनुष्य की गतिविधियाँ जैसे वनों की कटाई कर देते हैं, उद्योगीकरण कर देते हैं, तो जिससे गैसेस वगैरह गंदा पानी निकलता है वो अपने पर्यावरण में मिलता है। अंधाधुंध निर्माण कर रहे हैं, मतलब कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप ना जो जंगलों को काट काट के सिटी बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रदूषण से आप कोई भी प्रदूषण कर रहे हैं, एयर का कर रहे हैं, चाहे वाटर का कर रहे हैं, चाहे नोज़ कर रहे हैं, नोज़ मतलब साउंड का, साउंड इफेक्ट से भी काफ़ी सारे जीव मर जाते हैं। तो इस संतुलन से मुख्य कारण होता है, तो इन्हीं सब की वजह से असंतुलन ये मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण असंतुलन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो मानव जीवन पर ही पड़ता है। जब वो उसको असंतुलन वही कर रहा है तो उसी पे पड़ेगा। केवल जानवरों पर, केवल पेड़ पौधों पर या किसी पर नहीं, मानव जीवन पर ही सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो आपने पेड़ काट दिए, वर्षा कम होने लगी, गर्मी होने लगी, तो गर्मी का इफेक्ट सिर्फ जानवरों पे नहीं पड़ रहा है, आप ह्यूमंस पे भी पड़ रहे हैं। गर्मी ज़्यादा होगी, आपको भी दिक्कत होगी, आपकी फसलों को दिक्कत होगी, हर चीज़ में इफेक्ट देती है, हर चीज़। तो जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो इसका प्रभाव सबसे पहले मनुष्य पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन पे, क्लाइमेट चेंज हो गया, बाढ़ आ रही है, सूखा आ रहा है, प्रदूषण हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन पे। 163 निम्न में से कौन सी क्रिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है, तो कौन नहीं है सहायक, तो वनों की कटाई नहीं है। अगर आप ना वनों की कटाई करते रहेंगे तो ये संतुलन नहीं बना रहेगा, जबकि असंतुलन हो जाएगा। वृक्षारोपण करेंगे तो संतुलन और अच्छा है, और अच्छा पर्यावरण होता जाएगा। वर्षा जल संचयन होगा, स्टोर कर रहे हो वर्षा के जल को, तो ये भी अच्छी बात है, आप उस पानी का दोबारा से यूज़ कर सकते हो। जैविक खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती, ये भी अच्छी चीज़। लेकिन वनों की कटाई करने से वो संतुलन नहीं बनाए रख पाएगा। वनों की कटाई से न केवल पेड़ कम होते हैं बल्कि जानवरों का घर भी नष्ट होता है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है और जलवायु असंतुलन पैदा हो जाती है। तो पेड़ कटा तो संकट बटा। जलवायु परिवर्तन किसका परिणाम है, तो कृषि सुधार का, पर्यावरण संतुलन का, पर्यावरण असंतुलन का। अब जब देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मतलब पर्यावरण असंतुलन हो रही है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज सीधे तौर पर पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है। इसमें तापमान का बढ़ना, बर्फ पिघलना, जो ग्लेशियर होती है ना वो पिघल जाते हैं, उसी को बर्फ पिघलना बोलते हैं। जो ग्लेशियर पिघल जाते हैं जिसकी वजह से बाढ़ें आ जाती हैं, असामान्य वर्षा होना, चक्रवात आना, गर्मी की लहरें, ये सब इसमें शामिल हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज तो एनवायरनमेंट का ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया पर्यावरण को असंतुलन को बढ़ाती है, तो कौन सी क्रिया बढ़ाती है, तो हरियाली अभियान नहीं, ये तो अच्छा है, इससे असंतुलन तो ही ना होगा, हरियाली से तो बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगा रहे तो संतुलन होगा। रिसाइकलिंग, ये भी अच्छी चीज़ है, रिसाइकल कर रहे हो आप किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको फिर से यूज़ करने के लायक बना के फिर यूज़ करें, तो ये तो अच्छी बात है। कचरे का प्रबंधन भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसका प्रबंधन करेंगे, उस कचरे से आप खाद भी बना सकते हो, जैविक खाद जो होती है वो बना सकते हो। उस कचरे से जो कागज़ वगैरह निकल रहे हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप उस कचरे का टोटली यूज़ कर रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है, वही रिसाइकल हो गया। कचरा प्रबंधन कर रहे हो, तो प्लास्टिक का देखिए, प्लास्टिक के अधिक यूज़ से असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा प्लास्टिक ना बहुत डेंजर रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने से क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन होता है। क्यों होता है, कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है, यह जल, मृदा और वायु को प्रदूषित करता है, इसलिए मछलियाँ मरती हैं, भूमि बंजर होती है और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब भी तो कहते हैं प्लास्टिक की बोतल से गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, वो अपनी बॉडी में चला जाता है। तो प्लास्टिक, परमानेंट पॉल्यूशन, असंतुलन। तो देखिए ये थे अपने आज के 165 क्वेश्चन, आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। निम्न में से कौन एक अच्छी प्राकृतिक संसाधन है, तो कौन है, तो वो है जल।
जल क्या है? एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। अच्छे संसाधन क्या होता है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन होती है जिन्हें बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पानी को अपन ने पी लिया, गया, या फिर पानी से अपन ने कपड़े धोए, वो गटर में गया, फिर से फिल्टर हो गए, अंडरग्राउंड वाटर में जाके फिर से फिल्टर हो गए, फिर से वो आ गया। तो वो क्या हो रहा है? इसका बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे जल का, वायु का, सूर्य के प्रकाश का अपन बार बार यूज़ करें। कोयला का, पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या है? ये अच्छी नहीं होती हैं। जो कोयला पेट्रोलियम गैस होती है ये अच्छी नहीं होती है। अगर आपने एक बार कोयला को जला लिया तो वो कोयला गया, ख़त्म, राख बन गई। पेट्रोलियम नहीं हो सकता यूज़, गैस का यूज़ कर लिए नहीं हो सकता, लेकिन जल, वायु और सूर्य के प्रकाश का यूज़ बार बार किया जा सकता है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में ख़त्म हो सकते हैं। कौन? कोयला, पेट्रोलियम और गैस। जो बार बार मिले वो अक्षय मिले। जलवायु और सूर्य क्या है? रिन्यूएबल है। जो रिन्यूएबल है वही अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनका अपन बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे द्वारा ली गई क्लासेस अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको रोज सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ कराऊँ तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में करें यस मैम आई विल ज्वाइन ATM क्लास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अब सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, जहाँ PYQ का होता है पोस्टमार्टम। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जल्दी से जुड़ जाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा चैनल है, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, ये हमारा चैनल है। अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना है आपको ज़रूर से ज़रूर, और कमेंट में मुझे बताना है जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप ले रहे हो मेरी क्लास को, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप्स में। आई होप हमारे द्वारा ली गई क्लासेस